Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उप सह संयोजक यौगिकों की। ठीक है, पिछली क्लासेज हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है क्लेशन या फिर क्लेटीकरण। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब कोई लिगेंड, ठीक है, जब कोई लिगेंड या एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ, सेंट्रल मेटल एटम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। जब एक लिगेंड या एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या फिर 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और वलय बना लेता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई लिगेंड है ए बी कोई लिगेंड है, ये एक ही है, ये पूरा का पूरा लिगेंड क्या है, एक ही है। अब जब ये केंद्रीय धातु के साथ बॉन्ड बनाता है, देखो इस वाले भाग से भी बॉन्ड बना रहा है और इस वाले भाग से भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, ये एक वलय जैसी संरचना बन जाती है। हमारे पास क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। ठीक है, इस रिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्लेट बोल रहे हैं। इस रिंग को हम क्या बोल रहे हैं, क्लेट बोल रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसको हम क्लेटीकरण बोलते हैं या क्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, प्लेटिनम है। अब प्लेटिनम, अब हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे हमने ले लिया CH2 NH2, ये हमारे पास क्या है, डाईएमीन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है। अब ये देखो दो तरफ से प्लेटिनम के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। दो तरफ से प्लेटिनम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और एक ये रिंग जैसी संरचना बन रही है। ठीक है, जब ऐसी रिंग जैसी संरचना बने, वलय बने, तो इसको हम बोलते हैं क्लेटीकरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बनती है वलय, इसको हम बोलते हैं क्लेट। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 12th में, है ना। एक बात और, मेरी आंखों पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा होगा मेरी आंख भारी भारी, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया, क्लेटीकरण कह दिया या क्लेट कह दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है। देखो जो 3 सदस्य वाली क्लेट है वो अस्थायी होती है, जो 4, 5, 6 सदस्य वाली होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, 5 सदस्य वाली जो क्लेट होती है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। और देखो क्लेट जो यौगिक है, ये जो यौगिक है वो सामान्य यौगिकों की तुलना में जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अभी तक हमने पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था CONH3 6Cl3, एक सामान्य यौगिक। तो सामान्य यौगिकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अगर हमको इसको ख़त्म करना है तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तो एक बात याद रखनी है क्लेटीकरण में। सबसे पहली बात,
कि कोई लिगैंड है वो धातु के साथ दो या उससे ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, बंध बना रहा है, ठीक है। तो एक वलय जैसी संरचना बनती है, एक क्लेट बनती है, जिसे हम कहते हैं क्लेटीकरण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लेटीकरण या क्लेशन कहते हैं। क्लियर है। और ये सामान्य यौगिकों से ज़्यादा स्थायी होती है। ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख भी सकते हो अपने बुक में। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप चाहो तो यहीं पे ही आप परिभाषाओं को लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके अंदर है क्लेटीकरण के अंदर प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज वीडियो रात में नहीं बन पाई। हर वीडियो में रात में बनाता हूँ, आज क्या है रात में नहीं बन पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो आसपास का, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। क्लेटीकरण, क्लेटीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला कारक कौन सा है, कणों की संख्या में वृद्धि, कणों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। पहला कारक क्या है, कणों की संख्या में वृद्धि। देखो क्लेटीकरण के कारण क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ती है। जहां पे पहले एक बॉन्ड था वहां पे दो बॉन्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लेटीकरण के द्वारा क्या होता है, कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले जहां पे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था, अगर इसको तोड़ना है तो अब इस स्थिति में हमको दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तीन तोड़ने पड़ेंगे, चार तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसमें क्या आ जाएगा, स्थायित्व भी आ जाएगा, ठीक है। कणों की संख्या में वृद्धि होने से होता क्या है, देखो जितने ज़्यादा कण होंगे उतना ज़्यादा उसे तोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है या एंट्रोपी बढ़ जाती है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। देखो आप इतनी सिंपल सी बात याद रखो कि देखो कोई वस्तु है जिसमें ढेर सारे कण हैं, कोई भरबल चीज़ है, उसे तोड़ने में तो टाइम लगता है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बहुत कम कण है, कोई चीज़ पोली है, ठीक है। एक तो पोला डंडा है, उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, और एक भरबल जो डंडा है उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जब कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो स्थायित्व में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक है वलय का आकार, वलय का आकार। वलय का आकार मैंने अभी बताया था आपको, जो 3 मेंबर रिंग होती है वो अस्थायी होती है, ठीक है। उसके अलावा 4, 5 या जो भी है वो स्थायी होती है, 4, 5, 6 वाली। 5 वाली सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है, वो वाली सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। तो ये वलय का आकार हो गया, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। क्यों स्थायी होती है, तो सिंपल सी चीज़ है, त्रिविम बाधा के कारण। ये कोई बड़ी बात है नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना सा याद रख लो कि त्रिविम बाधा के कारण ये त्रिविम बाधा ज़्यादा नहीं होती है, त्रिविम बाधा ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे इनके स्थायी और अस्थायी होने का कारण क्या है, त्रिविम बाधा। अब तीसरा जो कारक है वो क्या है, वलय की संख्या, वलों की संख्या, ठीक है। कोई भी यौगिक है जितनी अधिक वलय होगी
जितनी अधिक वलय होगी, जितनी अधिक वलय होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जी किसी भी यौगिक में जितनी ज़्यादा हमारे पास रिंग होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो बलों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्थायी होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो देखो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं क्लेटीकरण, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ जितना आपको जानना ज़रूरी है। इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा आज मुझे आलस आ रहा है, आलस तो क्या, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कितने हो गए थे, 4 हो गए थे ना, ये 3 हो गए थे, जितने भी हो गए थे। दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या, देखो किसी लिगैंड में जितने ज़्यादा दाता परमाणु होंगे, किसी लिगैंड में जितने ज़्यादा दाता परमाणु होंगे, दाता परमाणु ज़्यादा होंगे, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, जितने ज़्यादा दाता परमाणु होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जिस लिगैंड में जितने ज़्यादा दाता परमाणु उतना ही ज़्यादा वो स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा दाता परमाणु होंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही किलेट की जो संख्या है, नंबर ऑफ किलेट है वो बढ़ती जाएगी। किलेट की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2 देखो यहाँ पे हमारे पास कोई समूह है, ये लिगैंड है, यहाँ पे हमारे पास 3 दाता परमाणु हैं, 1 2 3। ठीक है, मैं सामने से हटिया, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। यहाँ पे दाता परमाणु कितने हैं, 3 दाता परमाणु हैं। ठीक है, 3 डोनर एटम हैं। और अगर हम यहाँ देखें NH2 CH2 CH2 और NH2, यहाँ देखिए तो यहाँ 2 दाता परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो जितनी ज़्यादा दाता परमाणुओं की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ क्या होगा, स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात हमको करनी थी। ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर हो गया। और एक लास्ट जो फैक्टर है वो है अनुनाद है। वो क्या है, अनुनाद है। अब देखो यदि किसी लिगैंड में अनुनाद की व्यवस्था उपलब्ध है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी या आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि जब किसी अणु में, जब किसी समूह में अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस के कारण वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर रेजोनेंस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और रेजोनेंस पाया जा रहा है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, रेजोनेंस के आपने बारे में पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, मैं कंपाउंड बना देता हूँ, जैसे ये मेटल है,
मेटल में हमारे पास क्या है, कोई समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड वाला समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। मैं कोई कंपाउंड के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं सामने से हट गया हूँ, तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जो धातु के साथ जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड है, लिगेंड, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस कब पाया जाएगा, जब हमारे पास ये पाई जो बॉन्ड है वो इस तरीके से विस्थापित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, जैसे ये मेटल है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको पता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकता है। रेजोनेंस में यही तो होता है बच्चों, मुझे नहीं लगता रेजोनेंस के बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत है, यहाँ पे इतनी बात है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को इतनी सी बात बतानी है, देखो ये समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि अगर हमारे पास अनुनाद होगा तो अनुनाद होने के कारण जो क्लेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा, बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे पास यहीं कंप्लीट होता है आज की क्लास में, बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।